माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार जी अपनी बात रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, बजट में राज्य की राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के बहुत सारे उपायों की चर्चा की गई है। 2022-23 के बजट में दो मुख्य लक्ष्य माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है अपने बजट भाषण में। उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना और जन कल्याण के कार्यों को करना। इन दोनों लक्ष्यों के लिए बजट में काफ़ी सारे एलोकेशंस हैं और 2020-21 की बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर है, 2020-21 की बिहार की आर्थिक वृद्धि की जो दर है वह सबसे अधिक है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में जिस ढंग से बिहार ने सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त किया है, लगभग 4.5 दो वक्ता बताए बोला जाए। जिस तरह से कोरोना के इस काल में बिहार ने सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त किया है, वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा है और निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों का पालन किया है, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इस वित्तीय अनुशासन के लिए, निर्धारित राजकोषीय घाटे के लिए एवं ऋण दायित्वों का पालन करने के लिए और सबसे अधिक तेज आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री के कुशल नेतृत्व को मैं साधुवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं। वर्ष 2005-06 से 2018-19 के अवधि में 75,000 करोड़ रुपए का 75,043 करोड़ रुपीस का सेविंग्स किया गया बजट में। और पूंजीगत सेविंग्स ये हुआ है जिससे बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और ये सारी संरचनाएं खड़ी हुई हैं। तो लगातार बिहार में 2005-06 से 18-19 तक के डेटा को एनालाइज करने से समझ में बात आती है कि सरकार ने बजट को बहुत प्रूडेंट तरीके से वित्तीय अनुशासन से बजट के काम को किया है। इस साल भी बजट में 2022-23 के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का स्कीम व्यय अनुमानित है, जिसमें 45,735 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है। इस बजट के मौके पर मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र के वित्त मंत्री जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने 2022-23 के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के 2022-23 के बजट में राज्यों को 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को देने का प्रावधान किया है। यह एक बड़ी राशि है और आने वाले दिनों में बिहार को भी इससे बहुत सहयोग मिलने वाला है। बजट में 6 सूत्रों पर विशेष फोकस की बात की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना क्षेत्र और कल्याण, विभिन्न वर्गों के कल्याण का क्षेत्र है। इसमें 1,06,807 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। लेकिन यह एक संजोग है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री दोनों सदन में उपस्थित हैं। इन 6 फोकस के क्षेत्रों का बजट जो है, शिक्षा का 39,191.87 करोड़, स्वास्थ्य का 16,134.39 करोड़, आधारभूत संरचना का 29,749.64 करोड़ और विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए 12,375.07 करोड़। इसमें 2 जो फोकस के क्षेत्र हैं,
उद्योग और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में उद्योग क्षेत्र फोकस का क्षेत्र है, लेकिन उसमें बजट प्रावधान मात्र 1643.74 करोड़ रुपए ही है। अगर यह हमारे फोकस का क्षेत्र है तो बजट प्रावधान इतना कम उसमें क्यों है? उसी तरह से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 7712.30 करोड़ के बजट का प्रावधान है। आप इसको फर्दर एनालाइज अगर करेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो स्कीम का व्यय, पशुपालन का व्यय, मत्स्य संसाधन का व्यय, कृषि का व्यय और उद्योग का व्यय, इन तीनों क्षेत्रों के स्कीम व्यय को अगर जोड़ेंगे तो 5000 करोड़ रुपए से भी कम है। यह जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन उद्योग से होगा, कृषि से होगा, एनिमल हस्बेंड्री से होगा, लेकिन इसमें बजट का प्रावधान अगर यह फोकस क्षेत्र है तो फोकस क्षेत्र के अनुरूप इसमें बजट का प्रावधान नहीं है। इसमें बजट के प्रावधान को निश्चित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत है। शिक्षा में बहुत बजट है, जरूरत भी बिहार में है। 16.5% बजट का टोटल एलोकेशन एजुकेशन पर स्टेट ने एलोकेट किया है, बिहार में जरूरत है। लेकिन एग्रीकल्चर पर 3.5% का एलोकेशन है टोटल बजटरी एलोकेशन का, जबकि बहुत जगहों पर यह 6.5% है। इंडस्ट्री में सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। कहां से निवेश आएगा? सरकार निवेश करेगी नहीं। जी मैं सहमत हूं आपकी बात से। इंडस्ट्री में बहुत कम एलोकेशन है और उम्मीद की गई है, प्रत्येक वर्ष उम्मीद की जाती है कि निजी निवेश आएगा। सरकार निवेश करेगी नहीं, निजी निवेश आएगा नहीं। निजी निवेश का बिहार में कोई इक्विटी का कल्चर नहीं है, वेंचर कैपिटल का कोई कल्चर नहीं है, प्राइवेट इक्विटी नहीं है, अल्टरनेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। एकमात्र निजी निवेश का सोर्स बैंक ऋण है। बैंक ऋण में 47% सीडी रेशियो है हमारा, नेशनल एवरेज 76% का है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि 47% और 76% के बीच हम जो नहीं जा रहे हैं, हम जा नहीं सकते, लेकिन 4 साल 5 साल की एक योजना जरूर बननी चाहिए, टारगेटेड योजना बननी चाहिए, लक्षित प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र से आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर से आने वाला है, बैंक ऋण से वो आ सके। इस गैप को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यह 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। हालांकि ये कल्पना है, 76% सीडी रेशियो हम जाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग का काम नीचे में टारगेटेड होकर के करने की जरूरत है। और अगर ये फोकस क्षेत्र है तो 1647 करोड़ क्यों एलोकेशन है? इस एलोकेशन को बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह से पशुपालन का क्षेत्र है। पशुपालन के क्षेत्र में हमारे यहाँ उत्पादन काफी बढ़ा है, यह एक बहुत अच्छी बात है। 2008 और 2020-21 का फिगर उपलब्ध है। 2008 और 20-21 के बीच दूध का उत्पादन 2 गुना हो गया, 57 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 115 लाख मीट्रिक टन हो गया। अंडे का उत्पादन 3 गुना बढ़ा, 10,667 लाख प्रतिवर्ष होता था, अभी 30,132 लाख प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है। उसी तरह से मांस का उत्पादन 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है, 180.67 हजार मीट्रिक टन से बढ़ के 385.9 हजार मीट्रिक टन हो गया। मछली के उत्पादन में राज्य लगभग आत्मनिर्भर हो गया। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री का परफॉर्मेंस है, ये बहुत अच्छा है। अब इस अच्छे परफॉर्मेंस को और अच्छा किया जा सकता है, चूंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या खेती, छोटे इंडस्ट्री और ये एनिमल हस्बेंड्री इसी पर निर्भर करती है। तो इसके लिए अभी हम लोग देखते हैं गाय का प्रति गाय दूध का उत्पादन है, प्रति भैंस दूध का उत्पादन है। नस्ल सुधार की बहुत जरूरत है। मैं एक देख रहा था, गुजरात में अमूल जो दूध की कंपनी है, वो मास लेवल पर एम्ब्रायो ट्रांसफर का काम शुरू कर चुकी है। गांव तक एम्ब्रायो ट्रांसफर का काम हो रहा है। सेक्ट सीमेन का तो 4 साल से चल रहा है,
बिहार में सेक्स सीमेंट तो मिल रहा है, लेकिन एम्ब्रायो ट्रांसफर का काम अभी बिहार में नहीं हो रहा है और बहुत पैसे भी नहीं चाहिए। अगर सरकार 500 करोड़ रुपए भी और अगर एलोकेट इस सेक्टर को टारगेट करके कर सकती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। उसी तरह से जानवरों के पशु बीमा का विषय, जानवरों के पशु बीमा का विषय है। बहुत कम पैसे में गरीब लोगों के पास वही कैपिटल होता है, वही एसेट होता है। जानवरों के पशु बीमा को सरकार को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बहुत कम पैसे में गरीब लोगों के पशुओं के बीमा का काम हो सकता है। और आईटी का सेक्टर है। आईटी के सेक्टर में हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। आईटी के सेक्टर में जो पूरे देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, हमारे यहाँ उसके एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके, लेकिन इसको गवर्नमेंट को, चूंकि हमारे नेता बैठे हुए हैं सदन में, गवर्नमेंट को इसको फोकस करने की जरूरत है। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो एक्सपर्ट लोग बताएंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ने से जो लगता है कि कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है, तो 2-3 सेक्टर का मैंने नाम लिया। एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, पर्यटन में बहुत कम एलोकेशन है। दुनिया भर में रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर पर्यटन है, तो पर्यटन में 300 करोड़ का एलोकेशन है। आईटी सेक्टर में 300 करोड़ का एलोकेशन है। तो ये छोटे छोटे एलोकेशन यहाँ बढ़ा करके काफी सारे रोजगार के क्षेत्र में बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशन किया जा सकता है। कुल मिला करके चूंकि समय कम है, बजट अच्छा है, संतुलित है और इस डिफिकल्ट कोरोना के काल में भी बिहार के नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने एक अच्छा संतुलित विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी। माननीय सदस्य श्री देवेश कुमार जी। दस मिनट।